मॉर्निंग। आज हम बीए प्रथम वर्ष के भौतिक भूगोल प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भौतिक भूगोल में हमने पूर्व की क्लास में लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना के बारे में पढ़ा था। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इन परिकल्पनाओं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। तो देखिए, एक बार हम संक्षेप में इसको थोड़ा देख लेते हैं। जेम्स जीन्स ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अपने ज्वारीय परिकल्पना का सहारा लिया है। ज्वारीय परिकल्पना में जेम्स जीन्स ने ये बताया कि अतीत काल में ब्रह्मांड में एक बहुत ही विशाल तारा था जो अपनी जगह घूम रहा था, और उसी तारे के साथ जेम्स जीन्स ने बताया कि एक साथी तारा भी था उसका, जो कि उसी के दिशा में बढ़ रहा था लेकिन उसी के पथ पर नहीं था। यानी वो इस प्रकार से जो है वो साथी तारा, सूर्य तारा जो था पूर्व में था, उसको सूर्य तारा नाम दिया है, और दूसरा जो तारा था जो कि उसकी ओर बढ़ रहा था उसको साथी तारा नाम दिया जेम्स जीन्स महोदय ने। तो जो साथी तारा था वो सूर्य तारे की ओर बढ़ रहा था लेकिन उसी के पथ पर नहीं था, यानी उससे टकराने की संभावना नहीं थी, उसके पास से गुजरने की संभावना थी। तो वो जैसे ही उसके नज़दीक आता गया तो नज़दीक आने की वजह से सूर्य तारे के अंदर एक ज्वार उत्पन्न हुआ, यानी उसके आकर्षण शक्ति से, साथी तारे की आकर्षण शक्ति से सूर्य तारे में एक ज्वार की उत्पत्ति हुई। जैसे कि चंद्रमा के कारण वर्तमान में पृथ्वी के ऊपर ज्वार आता है, ज्वार भाटा आता है, तो वैसे ही सूर्य तारे में भी ज्वार की उत्पत्ति हुई। और इस ज्वार के कारण सूर्य तारे का बहुत सारा मटेरियल बाहर उससे निकल करके अलग हो गया, और अलग होने के क्रम में उसका जो पदार्थ निकला उसका आकार फिलामेंट के आकार का था। फिलामेंट के आकार का मतलब बीच में से पदार्थ का मोटाई अधिक थी और किनारों पर से उसका भाग जो पतला था। अब ऐसी आकृति का कारण उन्होंने बताया है कि चूंकि साथी तारा सूर्य तारे की ओर बढ़ रहा था तो उसकी आकर्षण शक्ति में जो विभिन्नता थी, जैसे वो नज़दीक आ रहा था तो उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती जा रही थी, एकदम नज़दीक आ गया तो उसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा हो गई, और फिर दोबारा दूर चला गया तो उसकी आकर्षण शक्ति धीरे धीरे कम हो गई। तो इस वजह से ज्वारीय फिलामेंट जो है वो सूर्य से अलग हो गया। अलग होने के पश्चात में ये ज्वारीय फिलामेंट न तो सूर्य के पास वापस आ सका और न ही साथी तारे के साथ जा सका। तो चूँकि दूर होते हुए तारे की जो उसकी डिसेंडिंग मोशन जो थी, उसकी गति जो थी, उसकी वजह से वो एक प्रकार से उसकी गति बन गई, और इस गति बनने के कारण वह उसके नज़दीक वापस आ नहीं सका, लेकिन उसने दूर उसको जाने नहीं दिया सूर्य ने। तो वह अपनी केंद्रापसारी बल और केंद्रोन्मुखी बल, दोनों बलों के परस्पर सामंजस्य के परिणाम स्वरूप वो सूर्य तारे के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाने के क्रम में धीरे धीरे ज्वारीय फिलामेंट ठंडा होने लगा। ठंडा होने से उसमें ग्रंथियाँ पड़ गई, और ग्रंथियाँ पड़ गई वो कालांतर में धीरे धीरे करके गांठें जो है वो ग्रहों के रूप में बदल गई, और ये सभी जो ज्वारीय फिलामेंट था इस प्रकार से 8 या 9 ग्रह पृथक हो गए। और इस क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण उन्होंने बताया कि ग्रहों से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार जेम्स जीन्स महोदय ने अपनी परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रतिपादित की। अब इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने 1919 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। बाद में जेफरीज नामक विद्वान ने इसमें 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। इस परिकल्पना हेतु जीन्स कुछ कल्पनाएं स्वयं मानकर चलते हैं, अतः प्रतिपादक द्वारा यह कुछ कल्पित तथ्यों पर आधारित है।
परिकल्पना क्या मानते हैं? नंबर 1 मानते हैं सूर्यमंडल का निर्माण एक अन्य तारे व सूर्य के संयोग से हुआ है। नंबर 2, सूर्य प्रारंभ में एक बहुत बड़ा आग का गोला था। नंबर 3, सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक अन्य तारा था। नंबर 4, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था परंतु घूम रहा था। नंबर 5, साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह एक पथ के सहारे सूर्य के पास आ रहा था। नंबर 6, साथी तारा सूर्य से आकार में काफ़ी विशाल था। नंबर 7, पास आते हुए तारे की ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा। ये परिकल्पनाएं जेम्स जीन्स महोदय मान करके चलते हैं। तो इसके पश्चात हमने प्रक्रिया जो ग्रह बनने की प्रक्रिया जो है उसके बारे में हमने देखा ही था। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो फिलामेंट में गति या परिभ्रमण तारे द्वारा गुरुत्वाकर्षण या खिंचाव से हुई थी, कि दूर जाते हुए तारे की जो खिंचाव शक्ति थी वो उसको खींच के दूर ले जाना चाह रही थी, लेकिन जो सूर्य तारा था उस फिलामेंट को दूर जाने नहीं दे रहा था। तो उसकी वजह से उसमें गति उत्पन्न हो गई और गति से वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग गया। और ज्वारीय क्रिया के विषय में उन्होंने बताया था कि इसी प्रकार से संपन्न हुई जैसे वर्तमान में चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से सूर्य के पृथ्वी की सतह पर ज्वार आता है, महासागरों का पानी ऊपर उठ जाता है और फिर दोबारा वापस नीचे गिरता है। तो इस प्रकार से ग्रह निर्माण के बारे में उन्होंने बताया था कि फिलामेंट में ठंडे होने के कारण संकुचन हुआ तथा संकुचन से यह कई टुकड़ों में टूट गया। इस प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण वायव्य ग्रहों से कुछ पदार्थ ज्वार से अलग होने से के कारण उपग्रह बने। यानी सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रहों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उससे कुछ पदार्थ खींच के बाहर निकल गया और उससे उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस परिकल्पना द्वारा सूर्यमंडल की अनेकों समस्याएं सुलझ जाती है, जैसे ग्रहों का क्रम तथा आकार का स्पष्टीकरण से मिल जाता है, क्योंकि इनका आकार जो बीच में से मोटा है और ग्रहों का और किनारों पर से पतला है, तो यह समस्या इस परिकल्पना के द्वारा सोल्व हो जाती है। दूसरा, उपग्रहों का क्रम और आकार भी इसके द्वारा पता चलता है कि भी जहाँ जिन ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं उनके मोटे उपग्रह बीच में हैं और छोटे उपग्रह किनारों की ओर हैं। तो इसकी समस्या का समाधान भी हो जाता है, क्योंकि ज्वारीय फिलामेंट जो आमतौर पर जैसा कि सूर्य से निकला था वैसा ही ग्रहों से निकलता है, तो उसमें भी वह ज्वारीय फिलामेंट बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। नंबर 3 है उपग्रहों की संरचना तथा आकार की समस्या भी इससे सुलझ जाती है। और नंबर 4 है ग्रहों का परिभ्रमण कक्ष। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों के परिभ्रमण कक्ष को सूर्य के परिभ्रमण कक्ष के समानांतर न होकर के कुछ झुका हुआ होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की आकर्षण शक्ति से ग्रह झुक जाते हैं। अतः यह तथ्य भी वर्तमान में सूर्यमंडल से अच्छी तरह से मेल खाता है। नंबर 5 है विस्तृत वायु पदार्थ का आकार। शिकार के आकार का बीच में मोटा किनारों पर से पतला पदार्थ सूर्य से अलग निकला, क्योंकि पास सबसे निकटतम दूरी से दूर से तारे की जब कम दूरी थी तो पदार्थ का बड़े आकार में बड़ा बाहर निकलना स्वाभाविक ही है तथा धीरे धीरे दूर जाने पर पदार्थ की मात्रा पुनः घटती जाती है, जिस प्रकार पास आने से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आलोचना। अब इस परिकल्पना की कई आलोचना हुई, कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की, उनके बारे में हम देखते हैं कि क्या क्या आलोचनाएं जो है वो की गई थी। बी लेविन महोदय के अनुसार ब्रह्मांड में तारे दूर दूर स्थित हैं तथा पास आने व मुठभेड़ होने की ऐसी कोई संभावना नहीं है। नंबर 2, जिस विशाल तारे से सूर्य से उद्भेदन हुआ वह बाद में कहाँ चला गया, इसका स्पष्टीकरण इससे नहीं मिलता है। तो यानी जिससे उद्भेदन हुआ था वह तारा बाद में कहाँ चला गया, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाते। नंबर 3 है एन पारिस्की ने यह प्रतिपादित किया है कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी की यथार्थता इससे सुलझती नहीं है। नंबर 4, ग्रहों का घनीभवन किस प्रकार हुआ। गर्म राशि से अलग हुए ग्रहों को तो ब्रह्मांड में बिखर जाना चाहिए था तथा कोणीय आवेग का भी स्पष्टीकरण इस परिकल्पना में नहीं मिलता। तो इस प्रकार से ये कुछ आलोचनाएं थी, लेकिन फिर भी
कुछ एक अपवादों को लेकर के यह परिकल्पना वर्तमान में काफ़ी अधिक मान्य है, और इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह परिकल्पना जो है वो स्टिक है। स्टिक अगर नहीं तो भी काफ़ी हद तक, यानी जो वर्तमान में जितनी परिकल्पनाएं हैं उनमें से अगर सच्चाई के कोई ज़्यादा नज़दीक लगती है तो यही परिकल्पना है जो सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित स्पष्टीकरण दे पाती है। इसके पश्चात में हम देखेंगे रूसी विद्वान ओटो श्मिड के अंतरतारक धूल परिकल्पना और बिग बैंग सिद्धांत। तो ओटो श्मिड नामक जो रशियन विद्वान थे, उन्होंने एक अंतरतारक धूल परिकल्पना प्रतिपादित की, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कुछ आद्य पदार्थ बिखरा हुआ था जिसके बादल से बने हुए थे, और इस प्रकार से आद्य पदार्थ के बिखराव से जो निर्मित बादल थे उनको पूर्व में मौजूद तारा सूर्य ने उसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, और फिर उस बादल के अंदर ही जो डस्ट पार्टिकल्स तैर रहे थे, जो गैसियस पार्टिकल्स थे, घूम रहे थे, जो तैर रहे थे, उन्हीं के घनीभवन से निरंतर उनके एकत्रीकरण से, एग्लोमेरेशन से ग्रहों का निर्माण हुआ, और जो प्रारंभिक जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो ग्रहों के घूर्णन सिद्ध हुए। कालांतर में उन्हीं के चारों ओर नवीन पदार्थ के चिपकने से, नवीन पदार्थों के जुड़ने से ग्रह जैसे बड़े पिंडों का निर्माण हो गया, और पहले से मौजूद जो सूर्य था उसका वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उसका परिक्रमण करने लग गए। तो इस प्रकार उन्होंने बताया था ओटो श्मिड महोदय ने। इसके बारे में हम कुछ बाद में शेष जो इसके बारे में बचा है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।